नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हेयर ट्रांसप्लांट से गंजेपन की समस्या दूर करने जैसे दावे करने वाले विज्ञापन आपने खूब देखे होंगे, बार बार देखे होंगे, यदा कदा देखे होंगे और यत्र तत्र सर्वत्र देखे होंगे। मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर अब एक सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है और इसके मुताबिक हॉस्पिटल और जरूरी सुविधाओं से लैस क्लिनिक ही ऐसी सर्जरी कर सकते हैं। साथ ही एक ट्रेन डॉक्टर को ही हेयर ट्रांसप्लांट करने की इजाजत होगी। क्यों हुआ ऐसा? देखिए, दरअसल हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कुछ मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसके बाद एनएमसी ने यह सख्ती दिखाई। दिल्ली हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर है रिसेंट। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि गाइडलाइंस में क्या क्या है, क्या खास बातें हैं, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी। एनएमसी की गाइडलाइंस आने के बाद इंडस्ट्री बन चुके बाकायदा इस हेयर ट्रांसप्लांट कारोबार को रेगुलेट करने में कितनी मदद मिलेगी और इसको रेगुलेट करना कितना जरूरी है, चर्चा करेंगे बेहद खास मेहमानों के साथ। पहले यह रिपोर्ट। खूबसूरत दिखने की चाहत हर किसी में होती है और बाल हर किसी की खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं। मगर जब बाल ही नहीं रहे तो क्या होगा? लोग बाल उगाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसका कोई रेगुलेटर नहीं है। इसी साल अप्रैल में अहमदाबाद के 31 साल और मई में दिल्ली के 35 साल के एक शख्स की मौत हेयर ट्रांसप्लांट के चलते हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा ताकि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर की गई किसी भी तरह की कोताही पर रोक लगाई जा सके। दरअसल हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले ऐसे क्लिनिक्स के पास बुनियादी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम मात्र का होता है, लेकिन लोगों को बाल उगाने की इतनी जल्दी होती है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर और क्लिनिक के प्रोफाइल की जांच भी नहीं करते। अब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक केवल वही डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं जिनके पास सर्जिकल ट्रेनिंग हो, ब्लड टेस्ट की जानकारी हो, इसके अलावा डीएनबी, प्लास्टिक सर्जरी, डेमेटोलॉजी की पढ़ाई की हो। खासकर हेयर ट्रांसप्लांट का सब्जेक्ट उनकी पढ़ाई में शामिल रहा हो। एनएमसी ने कहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर डॉक्टर के पास पर्याप्त अनुभव होना चाहिए ताकि वो उन मरीजों का चुनाव कर सके जिनके गंजे सिर पर बाल उगाए जा सकते हैं, क्योंकि हर तरह के गंजेपन पर हेयर ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं होता। इसके लिए कई तरह की जांचें होती हैं। साथ ही सर्जरी के बाद भी मरीज की विशेष देखभाल करनी होती है, जो सुविधा हर क्लिनिक के पास नहीं होती। गाइडलाइन में उन सर्जन को आड़े हाथ लिया गया है जो केवल यूट्यूब पर देखकर या कोई वर्कशॉप लेकर हेयर ट्रांसप्लांट जैसी जटिल सर्जरी को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, नेशनल मेडिकल कमीशन ने उन क्लिनिकों पर भी सख्ती की है जिनके पास ऐसी सर्जरी करने के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते। खासकर प्रशिक्षित स्टाफ के पास नर्स, ऑपरेटर, थिएटर टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट मेडिकल बैकग्राउंड का होना चाहिए। इसके अलावा लाइफ सपोर्ट और इमरजेंसी से जुड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स के अलावा एनेस्थेटिक एक्सपर्ट का होना भी सर्जरी के लिए जरूरी होता है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में मरीज को उचित इलाज दिया जा सके। ऐसे में नेशनल मेडिकल कमीशन ने अस्पतालों को ही ऐसी सर्जरी के लिए बेहतर बताया है। अगर कोई क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट करती है तो उसका किसी करीब के अस्पताल से संपर्क में रहना जरूरी होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर भी नकेल कसने की बात कही है। साथ ही जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय हम सबसे पहले आपके साथ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर राजीव सूद साहब जुड़ रहे हैं, एडवाइजरी मेंबर हैं यानी कि सलाहकार एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन में। डॉक्टर राजीव, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार गर्ग, प्रेसिडेंट हैं AHRS एसोसिएशन ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया के। डॉक्टर अनिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट भी हैं जानी मानी। डॉक्टर दीपाली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर राजीव सूद आपसे करना चाहूँगा। सर, हमने बहुत सारी इस तरह के केसेस सुने, ये कोई नए केसेस नहीं है। रिसेंटली दिल्ली, अहमदाबाद, पटना के केसेस सबकी जुबान पर है, लेकिन इससे पहले भी कई केसेस आए। मुझे याद है 3-4 साल पहले मुंबई में पवई में एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें कारोबारी की इसी तरह की स्थिति में मौत हो गई थी। लेकिन
अब जाकर जब दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचा और आप लोगों को यह फैसला लेना पड़ा, गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी, जरूरत आखिर क्यों पड़ी और कितनी जरूरी है ये गाइडलाइंस? देखिए, हर प्रोसीजर के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और मैन पावर होती है। अगर आपने उसका उल्लंघन किया है या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि उसका उल्लंघन किया जाता जा रहा है, तो हमको उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी। हाई कोर्ट का भी यही फैसला आया था मई में, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आई थी, और पुलिस के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि आप इसमें हेयर ट्रांसप्लांट में एक ऐसी सर्जरी है जिसकी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्टली यूएसए में, कैलिफोर्निया जैसे शहर में और बाकी भी सब एडवांस कंट्रीज़ में पहले से चल रही हैं। हमारे देश में कुछ सैलून्स ने, कुछ अनक्वालिफाइड पर्सनल ने, या फिर टेक्नीशियंस ने, या नर्सिस, इवन नर्सिंग पर्सनल ने, जिनको कोई अथॉरिटी नहीं है इन्वेजिव सर्जरी करने की या इन्वेजिव प्रोसीजर करने की ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उन लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। और इसका एक कारण रहा कि ये सर्जरी जो है इसमें 4 से 6 घंटे लगते हैं, और कुछ डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने इसमें टेक्नीशियंस और जो नर्सिस की जो ट्रेनिंग होती है या साथ में वो काम करते हैं, धीरे धीरे वो अपने आप को प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज के बेसिस पे डिक्लेयर कर देते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जैसा अभी डेथ हुई मई में रोहनी में, और पहले भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि एक रेडी टू रेफर गाइडलाइंस इसके बारे में दी जाए, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको कर सकता है, ये गाइडलाइन में है। और इसमें ये भी कोई इसमें घबराने की बात नहीं है कि ये सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है, जैसा आपने अभी न्यूज़ में सुना कि ये कोई क्लिनिक है जिसको हॉस्पिटल का बैकअप है इमरजेंसीज को हैंडल करने का, इमरजेंसी को कंट्रोल करने का। उस टाइम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन भी आ सकती है, तो उनको भी अलाउ किया है, पर अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। और ये बड़ी कड़ी गाइडलाइंस है, और इसमें कुछ नया नहीं है, ये वही लॉ हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर अनिल कुमार गर्ग, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। ऑलरेडी लॉस थे, लेकिन उनके बारे में जागरूकता शायद इतनी नहीं थी। आप एक बड़े जिम्मेदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं सर, आप अपने ऑब्जर्वेशन से बताएं कैसे ये इतने सारे हेयर ट्रांसप्लांट कुकुर मुत्ते की तरह, जो कि हाईकोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था, आप किसी गली नुक्कड़ चौराहे पे जाइए, हर कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है कि आप हमारे यहां से हेयर ट्रांसप्लांट करवा दीजिए साहब, फलाना करवा दीजिए, रातों रात आपके बाल आ जाएंगे। ना सिर्फ हम आपके बाल ट्रांसप्लांट कर देंगे, बल्कि ग्रोथ की गारंटी भी देते थे, जो शायद साइंस में बड़ा चुनौतीपूर्ण है ये समझना इस चीज को। इतना बड़ा इकोसिस्टम इन झोला छाप हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स का कैसे खड़ा हो गया सर? यस, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिसपे जी न्यूज ने आपने इसको उठाया। थैंक यू सर। क्योंकि जैसा आपने कहा, कुकुर मुत्तों की तरह हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर आ गए हैं, उनको एक्सपीरियंस है, न क्वालिफाइड है, एक इसको बिजनेस, इजी बिजनेस मान के उन्होंने वेरियस सेंटर खोले, और दुर्भाग्यवश सैलून वालों ने ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की। क्यों? क्योंकि सबको ये लगा कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत आराम से 2 बाल पीछे से निकाल के आगे लगा दिए जाएंगे, यूट्यूब पे सुन लो, कुछ वर्कशॉप अटेंड कर लो, इससे ये सेंटर शुरू हो गए। एक बात आपने शुरू में आपके कवरिंग नोट में आपने बहुत ही अच्छी बोली कि कई बार पेशेंट को बहुत जल्दी होती है कि मेरे तो बस रात भर में बाल उग जाए, वो किसी भी सेंटर पे जाता है, एडवर्टाइजमेंट देखता है, न डॉक्टर का प्रोफाइल देखता है, न सेंटर के बारे में जानता है, और सीधा अपने आप को सुपुर्द कर देता है। सिर्फ फाइनेंस को देखता है, वो डॉक्टर इतने रुपए लेता था, ये तो इतने ही ले रहा, चलो खटाखट करा लो अपने। यहीं पर गलती होती है, ये जो पेशेंट का टेम्पटेशन है, ये गलती करवाता। भाई दुकानें तो खुलेगी, बहुत सारे लोग अनएथिकल वर्क करेंगे, उनको कौन रोक सकता है? एक जागरूक पेशेंट ही रोक सकता है। पेशेंट को, जैसे एसोसिएशन ऑफ हेयर सर्जन्स ऑफ इंडिया ने
इंटरनेशनल सोसाइटी ने बहुत बड़े बड़े प्रयास किए। हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसके अंदर घोस्ट सर्जरी उसको नाम दिया जी। इंटरनेशनल एसोसिएशन ने फाइट टू फाइट करके एक प्रोग्राम चलाया जिसमें लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ पब्लिक को अवेयर करने के लिए जी। एक चीज को जाने पेशेंट, हेयर ट्रांसप्लांट इमरजेंसी नहीं है, हेयर तो मर नहीं जाएंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। जब भी हेयर लगवाने आराम से लगवाओ, इसमें जल्दी क्या है, रात भर में तो बाल आएंगे नहीं। आप 4 जगह जाओ, एक टीवी खरीदते हो तो 4 जगह जाते हो, एक छोटी सी चीज खरीदते हो तो 5 जगह जाते हो। तो भैया बाल उगाने ये ऑपरेशन है यार, इसके लिए 2 सर्जन को मिलो, उसकी इंक्वायरी करो, उस डॉक्टर के बारे में पूछो, उसका प्रोफाइल देखो, कौन कर रहा है ये देखो। घोस्ट सर्जरी हमने एक कैंपेन चलाया जो बहुत जरूरी। घोस्ट सर्जरी का मतलब है, मैंने एक पेशेंट है उसको उसने कंसल्ट किया ए डॉक्टर से, मान लो उसका नाम अनिल गर्ग, लेकिन अनिल गर्ग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेगा, अनिल गर्ग बुक करता है, फिर वो एक टेक्नीशियन की टीम बुलाता है जी, और ये पूरे इंडिया में उनके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे, विज्ञापन आते हैं, हम पूरी टीम के साथ आएंगे, औजार पत्ती लेके आएंगे, हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट 20,000 रुपए में करके दे देंगे, आप मरीज से पूछ भी लो, हमें कोई मतलब नहीं। फिर वो उस टीम को कॉल करता है जी, और पूरी सर्जरी वो टीम करती है। सर्जन अधिकतर न तो ओटी में होता है न उस प्रेमिसेस में होता है। तो घोस्ट सर्जरी का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सर, वो व्यक्ति को कंसल्ट नहीं किया, वो ऑपरेट नहीं कर रहा, कोई एब्सोल्युटली सर। और ये जो पूरा का पूरा कॉकस है, ये मकड़ जाल जो है, ये पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। मैं इससे पहले डॉक्टर दीपाली के पास जाऊं, मैं सूद सर के पास एक बार फटाफट से आना चाहूंगा। सूद सर, क्या जो मौजूदा सैलून अगर हेयर ट्रांसप्लांट का दावा करते हैं कि साहब हमारे यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होगा या हेयर का किसी तरह का ट्रीटमेंट होगा, क्या उन पर कोई प्रतिबंध या कोई दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान इन गाइडलाइंस में हैं? देखिए, आप नेशनल मेडिकल काउंसिल की बात कर रहे हैं और हर स्टेट में स्टेट मेडिकल काउंसिल है। जैसे आप अगर दिल्ली में देखें तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल है। हम लोग जो हैं ये कोसी जुडिशरी है और इसमें जो कवर होता है, जो स्ट्रिक्चर पास कर सकते हैं या कोई सज़ा का प्रावधान है, वो सिर्फ इसके जो मेंबर्स हैं, जो दिल्ली के जैसे 65 से 68 हज़ार डॉक्टर्स हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो आपके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। इसीलिए हाई कोर्ट ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है कि अगर ऐसा कहीं मिलता है तो करें। अगर कोई टेक्नीशियन कर रहा है तो वो नेशनल मेडिकल कमीशन या दिल्ली मेडिकल कमीशन के डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इसको चलाया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की, एडवर्टाइज भी मिसलीडिंग है। आप बोले शादी से पहले आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लें, वो तो गलत है। आपके 18 साल में 25 साल के अंदर अगर करेंगे, आपका तो हेयर का जो पैटर्न है, जो उसका जो बाल्डनेस का पैटर्न है, वो सेट ही नहीं हुआ अभी तो परमानेंस 40 साल में आती है जाके। तो आपको ये जो गाइडलाइंस हैं, जो डॉक्टर समझेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट समझेगा, प्लास्टिक सर्जन समझेगा या क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर समझेगा, ये समझ, या कोई साइड इफेक्ट है या जो आप लोकल एनेस्थीसिया से कुछ है या स्किन की एलर्जी है, जैसे पेशेंट की डेथ हुई, उसको स्टीव जॉनसन सिंड्रोम हुआ जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की डिजीज है। तो ये सारी चीजें मेडिकल कौन समझेगा? अनक्वालिफाइड आदमी नहीं समझ सकता। एब्सोल्युटली सर। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सोच समझ के गाइडलाइंस बनाई हैं और ये गाइडलाइंस जुडिशरी को और पुलिस को भी गाइड करेगी। एब्सोल्युटली सर, ये गाइडलाइंस हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और इस पर और थोड़ा सा प्रकाश में चाहूंगा कि आप डालें कि मैं अगले चरण में एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन अभी मैं डॉक्टर दीपाली के पास आऊंगा। डॉक्टर दीपाली, देखिए, कोई भी जिसके बाल झड़ रहे हों या उसके बाल पूरी तरह से झड़ चुके हों, एक अजीब से डिप्रेशन में रहता है, एक सोशलाइजिंग को वो अवॉइड करता है, वो घर पे ही रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, अशेम्ड फील करता है, एम्बैरेस्ड फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, ह्यूमिलिएटेड फील करता है, एनॉयड फील करता है। और ये जो साइकी है, ये जो साइकोलॉजिकल उसका मनस्थिति है, इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं, क्योंकि आपके बाल झड़ने को
पता नहीं क्यों, मेरे को बात समझ में नहीं आती, लेकिन अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं या कम बाल हैं, समाज में एक टबू बना दिया गया है उसके बाल को। एक हर किसी का अधिकार है कि वो खुद को सजाए संवारे अपने तरीके से, लेकिन समाज में भी एक अजीब तरह का एक दुराग्रह है झड़ते बालों के प्रति या इस तरह के मरीजों के प्रति। वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ये पूरा मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है एक आदमी की, और इसीलिए वो इस तरह के जाल में फंसता है। डॉक्टर दीपाली जी, दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये मेंटल हेल्थ से डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं उनके बाल झड़ते हैं तो उन आदमियों का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। मगर आज जो मुद्दा अजीब बिजनेस ने उठाया है एनएमसी वाला, मैं उसकी बहुत तारीफ करती हूँ, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एनएमसी को थोड़ा और मेहनत करके कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि मरीज इनको पहचान पाए। अगर मरीज मेरे पास आता है उसको पता होना चाहिए कि क्या मैं ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन हूँ, और उसको वो कैसे पता कर सकता है, डीएमसी की वेबसाइट पे जाके कैसे पता कर सकता है। तो इस तरह का हमें थोड़ा सा वर्कअप करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही नहीं, आज की डेट में क्वैकरी हो रही है बोटॉक्स में, फिलर्स में, क्योंकि लोगों को इस फील्ड में, कॉस्मेटोलॉजी में सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है, लोगों की मेंटल हेल्थ नहीं दिखाई दे रही। दुख की बात यह है कि हमारा देश इकलौता है जहां हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए आज की डेट में बहुत लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 4-5 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। चेन्नई वाज द फर्स्ट केस टू रिपोर्ट अ डेथ ऑफ अ यंग मेडिकल स्टूडेंट ऑफ 24 इयर्स ओल्ड। सो जी, नहीं दीपाली जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। ये सिर्फ देखिए हेयर ट्रांसप्लांट की बात नहीं है, स्टैंड अलोन केसेस हैं, वो रिपोर्ट होते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, फिर एक्शन होता है। हमने इससे पहले बैरियाट्रिक सर्जरी पर भी सवाल उठाए थे कि अगर वो सही है, जनहित में है, तो पूरा देख रेख में उसको किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं एक ट्रेंड आ रहा है समाज में, कॉस्मेटिक सर्जरीज का एक ट्रेंड आ रहा है, और वही सेम चीज हम देख रहे हैं। और मैं चाहूंगा, अब सूद सर हमारे साथ यहां पर बैठे हुए हैं, सर आप लोग जरूर संज्ञान लें इस मामले में भी, जो कि जगह जगह प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर, बैरियाट्रिक सर्जरी के नाम पर, फैट रिमूवल सर्जरी साहब, तो ये इस तरह के जो दावे किए जाते हैं ये भ्रामक प्रचार का हिस्सा तो है ही हैं, साथ में एक आम नागरिक की जान से भी खिलवाड़ है। तो हेयर ट्रांसप्लांट पर सख्त प्लान आया है, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना है किसी का, तो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, उस डोमेन का एक्सपर्ट होना चाहिए, मेडिकली आपको पहले दक्ष होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस तरह की सर्जरीज में आगे बढ़ सकते हैं। इस पर कड़ी गाइडलाइंस आई हैं, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। डॉक्टर सूदम, एक बड़ा बुनियादी सवाल यही है कि आज के बाद जो लोग आपकी गाइडलाइंस को पढ़ा है, साथ ही साथ में जो शो देख रहे हैं, अगर कहीं पर उसे ऐसी शिकायत मिलती है कि कोई अमुक सैलून या कोई अमुक जो भी सेंटर है वो ग्राफ्टिंग का या हेयर लॉस के किसी भी तरह का सॉल्यूशन दे रहा है, वो कहाँ शिकायत करे? ये सीसीपीए आस्की तो सर वो एडवर्टीजमेंट वाले में है, वो गाइडलाइंस एडवर्टीजमेंट में आएंगी मिसलीडिंग उसमें, लेकिन कानूनी लड़ाई अगर उसे लड़नी है अपनी आगे, तो वो कहाँ शिकायत कर सकता है? देखिए, इसके बारे में बहुत क्लियर है। अगर तो वो डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, और जिसको ये अलाउ किया गया है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, यानी कि प्लास्टिक सर्जन है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अप्रूव्ड है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हैं एसओपीज फॉलो कर रहा है, और या हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल से के बैकअप के साथ क्लिनिक है, तब तो उसके अंदर अगर कोई मिसहैप होता है या अनएथिकल काम होता है, वो तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, दिल्ली में स्टेट काउंसिल, मेडिकल काउंसिल जिस भी स्टेट में है, या फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल में ये सारे केसेस लिए जाएंगे। पर अगर कोई सैलून है जिसके अंदर कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, अनक्वालिफाइड है, कोई टेक्नीशियन कर रहा है बिना डॉक्टर के, कोई नर्सिंग पर्सनल कर रहा है, या किसी ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या कोई जो जिसको हम कह रहे हैं कोई अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन से कर रहा है, जिसने कभी उसको अलाउड नहीं है जो प्रोसीजर्स उनकी लिस्ट में, इन्वेसिव प्रोसीजर करना, स्किन पे कट लगाना या हेयर फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट करना, ये कुछ अलाउड नहीं है किसी और को, और अनक्वालिफाइड कर रहा है, तो इसमें पुलिस के अंदर कंप्लेंट होगी। ठीक है सर। और इसीलिए हाई कोर्ट ने भी, जो जुडिशरी है, उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है। तो जो क्वैकरी है वो सारी की सारी कवर होगी आपके लीगल सिस्टम में, और जितने भी डॉक्टर है अगर वो कोई कोताही बरतता है, या डॉक्टर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर, वही सर, बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये कदम लिया गया है। लेकिन देखिए,
जो जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है वो अपना एहतियातन करेगा, लेकिन उससे बड़ी समस्या है जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और वो दुकान खोलकर बैठे हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर। वो एक बड़ी समस्या है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या। और ये तो कुछ केसेस रिपोर्ट हो गए हैं जिनमें मौत हो गई, उन लोगों के केस दर्ज हो गए, उनके परिवार वाले जागरूक थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे केसेस हैं जिनमें लोगों को कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनको वो पूरे जीवन जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ठगे जाते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती। वहां तक हमें जाना होगा। डॉक्टर गर्ग, आपको जोड़ना चाहेंगे सर संक्षेप में? ये जो डॉक्टर सूद ने भी एक क्वेश्चन उठाया, आप इस बात पे बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, डॉक्टर दीपाली का भी कहना, और हम बरसों से इसी सब्जेक्ट पे फाइट कर रहे हैं। ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इस अवेयरनेस के अंदर सोशल मीडिया का और आपका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। एब्सोल्युटली सर। जब तक हम पेशेंट को एजुकेट नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे, ये गलतियां, ये भ्रामक चीजें होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। बिल्कुल सर, और ये अवेयरनेस की शुरुआत हो चुकी है। मेरे पास वक्त की कमी है, छोटा सा टेक मैं दीपाली जी का भी फटाफट से लेना चाहूंगा। आप उन लोगों के लिए जो अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए कोई सलाह मैम फटाफट से? जी, प्लीज सोशल मीडिया के प्री एंड पोस्ट पिक्चर्स पे मत जाइए, डॉक्टर की डिग्री में जाइए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल की, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की सारी क्वालिफिकेशन चेक करके ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं। एब्सोल्युटली, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं। ये सुनिश्चित करें कि जहां आप, जिस एस्टैब्लिशमेंट में आप जा रहे हैं अपने हेयर का किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो संबद्ध हो किसी हॉस्पिटल से, वहां पर ट्रेन्ड स्टाफ हो, डॉक्टर हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हो। ये बहुत जरूरी है। देखिए, जैसा कि हम पूरे चर्चा में कहते आए हैं, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर गर्ग ने, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। एक दो दिन रुके, एक महीना भी रुकना पड़े तो क्या हाल है, आपकी जान के ऊपर वो नहीं भारी पड़ना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है आज के शो करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ने वक्त निकाला। डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच। दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। डॉक्टर सूद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।